हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 7th का लास्ट चैप्टर जो कि इंग्लिश का है एन एलियन हैंड। अब एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो होती है अननोन जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो फॉरेन है, हम उसके बारे में नहीं जानते, हमें पता नहीं वो चीज़ क्या है, वो काम कैसे करती है, उसका यूज़ क्या है। एलियन का एक और मीनिंग होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं परग्रही, मतलब ऐसे ही एशियंट एलियंस एक शो आता है ना, कहीं किसी ने देखा है? एशियंट एलियंस शो आता है हिस्ट्री टीवी 18 में। मैं बचपन में उसको बहुत देखती थी, हिस्ट्री टीवी 18 इस पे आते हैं एशियंट एलियंस, उसमें वो परग्रही मतलब एलियंस वगैरह की बात करें तो एलियंस आप समझ गए कि क्या होता है। वो लोग जो इस दुनिया से, इस धरती से बाहर रहते हैं। हम कहते नहीं कि हो सकता है इस दुनिया के बाहर, इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई और ज़िंदगी हो, लोग रहते हों, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये जो थ्योरी है कि हो सकता है इस दुनिया के बाहर कुछ लोग होते जिनको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ कहते हैं। हम सोचते हैं कि लोग ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं करते, या इस दुनिया के अंदर हम अकेले हैं, तो उन लोगों को भी एलियंस कहते हैं। यूएफओज कहते हैं ना, कि लोगों ने देखा कि यूएफओ वगैरह देखे, उड़न तश्रियाँ जो भी कहते हैं उनको, वो उड़ती रहती हैं हवाओं के अंदर, लोग उनको देखते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है एलियंस होते हैं या नहीं होते? नीचे में अपने व्यूज़ आप डालना ताकि मैं उनको पढ़ पाऊँ और सुन पाऊँ कि आप लोग क्या चाहते हो, एलियंस होते हैं या नहीं होते। हैव यू एवर हर्ड ऑफ वाइकिंग्स मिशन टू मार्स? कभी आप लोगों ने वाइकिंग मिशन टू मार्स के बारे में सुना है? क्या है मिशन? मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। अभी नासा कौन होता है? इंडिया में जानते हैं आप, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया में रॉकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स, मिसाइल्स, हवा में जाने वाली स्पेस शटल्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स बनाई जाती है और वो आसमान में जाती है। उसी तरीके से अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में नासा है। जैसे इंडिया में इसरो है, उसी तरीके से अमेरिका में नासा है। वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कम्पोज ऑफ 2 स्पेस क्राफ्ट। अब इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट थे, एक का नाम था वाइकिंग 1 और दूसरे का नाम था वाइकिंग 2। ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर और एक लैंडर। ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर मतलब होता है चक्कर लगाने वाला, और लैंडर मतलब जो ज़मीन पे लैंड करे। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स थे, एक था ऑर्बिटर जो चक्कर लगाएगा, और एक लैंड करने वाला जो ज़मीन पे लैंड करके रिसर्च करेगा। The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil, search for any possible signs of life। अब इन दोनों का मिशंस का मेन गोल क्या था कि हमें मार्स में जाना है, मार्स की फ़ोटोएँ खींचनी है और सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं मार्स के मिट्टी के, और ये देखना उसमें क्या कोई ज़िंदगी है। वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 और वो मार्स पे अराइव करा 19 जून 1976 में। वाइकिंग 2 फिर गया, लॉन्च हुआ 9 सितंबर 1975 में और एंटर हुआ मार्स के ऑर्बिट में 7 अगस्त 1976। तो सबसे पहले हमारा लैंडर गया और इस बार हमारा ऑर्बिटर गया। Beside taking photographs and collecting other science data on Martian surface, the 2 landers conducted the 3 biology experiments to look for possible signs of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of the living microorganisms in the soil near the landing sites. जब ये दोनों जो स्पेस क्राफ्ट जब ये वापस आए तो हमने मिट्टी की जांच करी, हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखी, हमने जगहें देखी, हमने देखा सब क्या है, और उस पे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो भी मिट्टी आई यहाँ धरती पे, जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करे, साइंटिस्ट लोगों ने, हमें पता चला कि वहाँ पे लाइफ नहीं है। लेकिन अभी भी लोग मार्स पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके, कि हो सकता है मार्स की गुफाओं के अंदर कुछ हो सकता है मार्स के अंदर जो ऐसे निशान से पड़े हुए लाइनें से हैं, वो बड़ी बड़ी सी दरारें, गुफाएं हैं, उनके अंदर ज़िंदगी है शायद। मार्स के अंदर शायद बर्फ़ है ज़मीन के अंदर। ऐसे बड़ी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हमें नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है। जिस दिन स्टूडेंट्स पता चलेगा कि मार्स में ज़िंदगी है तो उस दिन तो पता चल ही जाएगा, है ना। पर आपको क्या लगता है, क्या अभी भी मार्स में ज़िंदगी है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे जानना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिल्लो एंड हिज पेरेंट्स लिव्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस।
अब टिल्लो नाम का एक बच्चा और उसके पेरेंट्स धरती की ज़मीन के नीचे रहते हैं, ठीक है, सरफेस के, यानी जैसे प्लैनेट है ये उसकी सरफेस है, इसके नीचे अंदर रहते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में। आर्टिफिशियल कंडीशंस का मतलब बनाई हुई चीज़ें, जैसे जो हवा होगी वो बनाई गई है, मैन मेड है हवा, लैब में बनाई गई है, लाइट रोशनी वगैरह लैब में बनाई हुई है। आर्टिफिशियल कंडीशंस यानी वहाँ नकली बारिश होती है, नकली धूप आती है, नकली चांद सितारे हैं, उसमें वो धरती के नीचे सरफेस पे रहते हैं। टिल्लो हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन्स एंड स्टार्स। अब टिल्लो ने, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे रहता है, उसने तो कभी सूरज चांद देखे ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में उसने पढ़ा ज़रूर है। Tillo's father goes to work through a secret passage and Tillo wants to know about it. अब जो टिल्लो के पापा हैं वो एक सीक्रेट जगह के थ्रू काम पे जाते हैं, एक सीक्रेट रास्ते जिसके थ्रू उसके पापा काम पे जाते हैं। टिल्लो उसके बारे में जानना चाहता है। हम चैप्टर अब शुरू करते हैं। टिल्लो, how often have you been told not to go that way? But why does daddy go there every day? Because that's his job, Tillo. That way was an underground passage. Tillo's father went every day for work along the passage, and every day he came back from the direction. अब जो टिल्लो है उसको मना करा गया था उस रास्ते पे जाने से जहाँ उसके पापा काम पे जाते थे। अब कि वहाँ पर डैडी पापा क्यों जाते थे? क्योंकि वो उनका काम था। वहाँ से उस रास्ते के थ्रू वो अपने ऑफिस जाते थे, काम करने जाते थे। अब टिल्लो को वहाँ जाने से मना करा गया था, लेकिन जो उसके पापा थे वो हर दिन उसी रास्ते से जाते थे और उसी रास्ते से वापस आते थे। What lay at the end of that forbidden route? अब उस जगह के एंड पे क्या था? रूट का मतलब था रास्ता। उस रास्ते के एंड में क्या था? Not only टिल्लो but a great majority of the community will have liked to know. सिर्फ टिल्लो ही नहीं, लेकिन उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे सबको जानने में इसको बहुत खुशी होगी। सब इसके वो जानना चाहते थे कि वहाँ था क्या। टिल्लो's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लो के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिनको अलाउ था वहाँ उस रास्ते के थ्रू जाना। The above conversation invariably took place between Tillo and his mother whenever he insisted on following his father. अब जो कन्वर्सेशन ऊपर हुई थी ना, ये नॉर्मली टिल्लो और उसकी मम्मा के बीच में होती थी जब भी वो कहता था कि उसको अपने पापा का पीछा करना और देखना वो कहाँ जाते हैं। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग था। टिल्लो's father was enjoying a siesta at home. सिएस्टा का मतलब आराम कर रहे थे, झपकी वगैरह ले रहे थे, सो रहे थे, ठीक है। एंड टिल्लो मैनेज टू गेट अ होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लो ने चुपके से अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आइज, और इवेडिंग मतलब बचते हुए अपनी मम्मी की आँखों से जो टिल्लो है वो उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू हो गया जहाँ पे उसको जाना मना था। फॉरबिडन मतलब जहाँ जाना मना हो, जहाँ जाना अलाउड ना हो, ठीक है। अ मेटल डोर बैर्ड हिज एंट्री, लेकिन उसके सामने तुरंत ही एक मेटल डोर आ जाता है बड़ा सा, जिसने उसकी एंट्री को बैड, ये इसको वैसे बार्ड भी कहेंगे लेकिन बेयर्ड भी कहते हैं, जो भी आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहो वैसे करो, तो उसको एंट्री को रोक दिया। बट टिल्लो हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू द स्लॉट, लेकिन टिल्लो ने देखा था कि ऐसे उसके पापा साइड में जो एक स्लॉट सा जगह सी बनी हुई थी उसके अंदर वो जो कार्ड है उसको वो स्लिप करते थे। ही डिड द सेम, द डोर वॉज ओपन नॉइजलेसली, और उसने वही करा जो उसके पापा करते थे, और जो डोर था वो बिना किसी आवाज़ के खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, उसके सामने तुरंत ही एक बड़ा वो चमकने वाला सा रास्ता खुल गया। बेकन मतलब उसके सामने अपीयर हो गया, खुल गया। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल, टिल्लो स्टार्टेड his march along a gentle upward slope for the passage lead from the underground habitat to the surface of the planet. अब उसने फिर साइड में जैसे उसने कार्ड स्लिप करा था अपने पापा को, उसके साइड में एक और कार्ड निकल गई, छोटी सी स्लिप निकल गई, जिसको टिल्लो ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो आगे बढ़ पड़ा उस रास्ते पे जो थोड़ा सा उसमें अपवर्ड स्लोप था। मतलब जैसे आपने देखा नहीं है स्लोप होते, जैसे कभी कभी हम कहीं घूमने जाओ तो देखा आप चीज़ें थोड़ी जो रास्ता वो ऊंचा होता है ना, आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, तो एक वैसा सा रास्ता है
जो कहाँ सीधा अंडरग्राउंड जहाँ वो लोग रहते थे उससे सीधा धरती के प्लैनेट के सरफेस पे जाता था। टिल्लो लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। अब जो टिल्लो था वो सूरज देखना चाह रहा था अगर दिन होता तो, और या तो तारे देखना चाहता था अगर उस टाइम पे रात थी। बट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच अबाउट, उसके बारे में इतना कुछ जिसने टिल्लो ने सुना था और देखा पढ़ा था। बट अल्लाह दैट वॉज इन टू बी, लेकिन अल्लाह मतलब कि चाहते हुए भी टिल्लो का इतना मन था कि उसको देखना था कि जब इस अंडरग्राउंड के बाहर ऊपर सरफेस क्या है, इतना उसका मन था, लेकिन तो भी अल्लाह का मतलब होता है तो भी वो ये नहीं कर पाया। टिल्लो हैड अंडर एस्टिमेटेड दी सिक्योरिटी एंड अरेंजमेंट्स। टिल्लो ने सोचा, अंडर एस्टिमेट करा था मतलब टिल्लो ने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी की तैयारियाँ होंगी। Invisible mechanical devices has already detected and photographed the small intruder. अब कोई इनविजिबल से मेटल डिवाइसेस होंगे मैकेनिकल जिन्होंने टिल्लो की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया था। इंट्रूडर मतलब टिल्लो एक इंट्रूडर था जो एक अनजान जगह पे जहाँ उसको जाना अलाउड नहीं वो वहाँ पे घुस गया था, तो उसको इंट्रूडर कहते। तो उसकी फ़ोटोग्राफ खींच ली गई थी और उसकी जो फ़ोटो थी उसको सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया गया जहाँ पे उसकी फ़ोटो को चेक करा गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हेविली ऑन हिज शोल्डर। और वो सिर्फ 10 कदम ही चला हुआ कि उसके पीठ पे किसी ने एक अपना बड़ा सा हाथ रखा आराम से, लेकिन तो भी जो उसकी ग्रिप थी वो काफ़ी फर्म थी। फर्म का मतलब टाइट ग्रिप थी। और उसको एस्कोर्ट करा, एस्कोर्ट मतलब उसको वापस ले गए सिक्योरिटी स्टाफ बैक टू होम, उसको अपने वापस घर ले गए। और वहाँ उसने देखा उसकी मम्मा जो है पूरे गुस्से में है। While he was being scolded, he received a help from an unexpected quarter. फिर जब उसकी मम्मा ने उसको डांटना शुरू कर दिया तब उसको एक हेल्प मिली एक ऐसे पर्सन से जिसने वो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। टिल्लू ने सोचा नहीं था कि उसको उस पर्सन से हेल्प मिलेगी। Let me explain him, darling, said his father, who had just got up. जो उसके पापा एकदम से उठते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग। अगर उसको हमने ठीक से बताया होता तो जाहिर से आए कि वो ऐसा नहीं करता। और फिर उसके जो उसके पापा होते टिल्लू के वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लिसन टिल्लू, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe. And when the temperature is so low, you will freeze to death. So वो टिल्लू को समझाते हैं कि टिल्लू ध्यान से सुनो, मैं सरफेस पे काम करता हूँ जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन ज़िंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जो एयर है वो बहुत पतली है और अगर हम उसमें सांस लेंगे तो टेम्परेचर क्योंकि इतना लो है हम लोग जम के मर जाएंगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? पर वो टिल्लू कहता है कि ठीक है पापा, लेकिन आप फिर ज़िंदा कैसे रहते हो? बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रेजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे सूट में जाता हूँ जो इतना उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है, वो इतना एडवांस है कि उसके अंदर एक रेजर्वोयर मतलब ऑक्सीजन का एक सोर्स लगा हुआ है जो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिल पाएगी, और पर मुझे मिल रही है क्योंकि मैंने वो सूट पहना हुआ है। इस कारण से मैं ज़िंदा रहता हूँ। I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on this surface. मेरे जो बॉडी है मैं उसको वार्म रख सकता हूँ और जो मेरे बूट्स हैं तो मेरे जूते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन है ताकि मैं आसानी से ज़मीन पे चल सकूँ। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और एक और बात यह है कि मैं ट्रेन करा गया हूँ कि मुझे सिखाया गया है कि कैसे सरफेस पे काम करना है। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. एक समय था जब हमारे forefathers मतलब हमारे पूर्वज ज़मीन पे रहते थे naturally का क्या मतलब होता है? naturally का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट, मतलब नॉर्मली जो उनकी लाइफ चल रही थी उसमें वो लोग ज़मीन पे चलते थे। Indeed they did so for millions of years. और वो ऐसा करोड़ों सालों से कर रहे थे। But time change, लेकिन समय बदलता है। The very sun which had provided us with sustenance turned hostile.
अब कि समय बदलता है और वही सूरज जो किसी टाइम में हमें हर चीज़ से प्रोवाइड करता था, हमें सस्टेंस का मतलब होता है ऐसा हमारी बॉडी की नरिशमेंट, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं, वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल का क्या मतलब होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है वो दुश्मन बन गया। It changed only slightly, but the changes were sufficient to upset the balance of the nature on this planet. कहता है कि ये चेंजेस आए। अब ये चेंजेस बहुत थोड़े से थे, माड़े से चेंजेस थे, लेकिन ये इतने थे कि इनके कारण जो पूरा हमारा नेचर था, धरती का साइकिल था, वो अपसेट हो गया, वो अनबैलेंस हो गया, वो इधर उधर हो गया, जिस कारण से हम अब सरफेस पे नहीं रह सकते। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटेंट। सबसे पहले जो बर्ड्स थी वो एक्सटेंट हो गई। एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? यानी लुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। द एनिमल्स फॉलोड, और फिर उसके बाद एनिमल्स भी ख़त्म हो गए। द फिश कुडंट बेयर इट एनीमोर, उसके बाद जो फिशेस थी वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाई और एक्सटेंट होगी। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ हम इंसान ही ज़िंदा रह पाए क्योंकि हम लोगों की टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। लेकिन हम तो भी हमें 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 अपने आप को फोर्स करना पड़ा ज़मीन के नीचे रहने के लिए, आर्टिफिशियल वेदर के अंदर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत लो हो चुका था। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हम इसको शुक्रिया अदा करते हैं कि सोलर एनर्जी, आपको पता है सोलर एनर्जी जो धूप से एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको सोलर एनर्जी कहते हैं, उसकी मदद से हम लोग ज़मीन के नीचे ज़िंदा रह पा रहे हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। लेकिन जो मशीन्स है क्योंकि सरफेस के ऊपर है और उनका काम करना हमेशा ज़रूरी है, सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे हैं और उनका काम करना ज़रूरी है। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। मैं उस टीम का पार्ट हूँ जो ये देखता है कि जो सोलर एनर्जी की ये जो मशीन्स है जो सरफेस पे लगी हैं ये ख़राब ना हो, मैं इनकी देख रेख करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये काम करती रहे, हमें सर्विस देती रहें। अब हम आगे देखते हैं। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट। वो बच्चे कहते हैं कि जो डैडी क्या मैं फिर ये टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? वो कहते हैं कि उसके पापा कहते हैं ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओ तुम टीम ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। पर उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम तुम्हें कहते हैं, तुम्हें एक अच्छे बच्चे बनना पड़ेगा। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, और ये उसकी मम्मा ने बोला था अपने लास्ट वर्ड की तुम्हें एक अच्छा बच्चा रहना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी, तब जाके जो तुम एक बनना चाहते तो बन पाओगे। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लू's father went to work, he found the control room full of excitement. अगले दिन जब टिल्लू के पापा ऑफिस पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो उनका कंट्रोल रूम है वहाँ चहल पहल मची हुई, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्यों एक्साइटेड हैं? पीपल वर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन, इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लीन बैकग्राउंड। वहाँ पे वो देखते हैं कि जो बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी उनके कंट्रोल रूम में, वहाँ पे एक काल डॉट है जो शो हो रहा है उस बैकग्राउंड पे, जो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है। इट इज़ इन अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन। वो कहते हैं कि स्टार नहीं है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है बार बार चेंज हो रही है। आर कंप्यूटर्स हैज़ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस थिंग, और हमारे कंप्यूटर्स ने इसको ट्रैजेक्टरी कहा गया है इसको, कि हमें पता नहीं क्या है, ये चीज़ अननोन है। इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, और ये हमारे सामने आ रही है, हमारे पास आ रही है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, उसके सुपरवाइजर ने एक्सप्लेन कहा। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू के फादर पूछते हैं। बट नाउ ही वॉज जॉइंड बाई हिज टीम मेट्स ऑन अ न्यू शिफ्ट, और अब नए लोग आ चुके थे जो नए शिफ्ट में थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, वो कहते हैं हम सोच रहे हैं कि ये कोई स्पेस क्राफ्ट है लेकिन हमें देखना ज़रूरी है। A spacecraft where from the solar system wasn't known to have any life anywhere except on their planet. अब वो कहते हैं कि spacecraft कैसा हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो जो उनका सोलर सिस्टम है सिर्फ उसी के अंदर ज़िंदगी है जो कि उनका प्लानट है और कहीं लाइफ नहीं है। Tillo's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau, where the ancestors had developed space program and had searched the solar system with the manned and unmanned spacecraft found that they were indeed alone. अब टिल्लो के फादर याद करते हैं वो टाइम जब उन्होंने वो आर्काइव्स पढ़ी थी। आर्काइव्स क्या होता है? एक लाइब्रेरी,
एक लाइब्रेरी जहाँ के अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, स्टोर करते हैं पुरानी इन्फॉर्मेशन, उनको आर्काइव्स कहते हैं। सो टिल्लू के पापा याद करते वो टाइम जहाँ उन्होंने आर्काइव्स के अंदर पढ़ा था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके पुराने लोग थे, उन्होंने कैसे एक स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करा था और उसको भेजा था आसमान के अंदर ये देखने के लिए कि क्या वो इस दुनिया में अकेले हैं या कोई ज़िंदगी है। और जब वो स्पेस मिशन वापस आए थे तब उनको पता चला था कि हाँ वो लोग अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ देयर हैड नो स्पेस प्रोग्राम। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बिजली की कमी है और हम ज़मीन के अंदर जीते हैं, ज़मीन के नीचे, इस कारण से कोई भी स्पेस प्रोग्राम हम लॉन्च नहीं करते हैं। They could only watch impotently from their vantage point who were these strangers। अब वो बिना किसी चीज़ को करे हुए बदकिस्मती से सिर्फ वहीं बैठे रह सकते थे जहाँ वो बैठे थे, जहाँ वो रहते थे, और सिर्फ ये देख सकते थे कि ये कौन से नए स्ट्रेंजर्स थे जिनको जो वो देख पा रहे थे। The conference room in the central bureau was so quiet that an insider would have thought it was empty। अब जो सेंट्रल ब्यूरो के अंदर जो रूम था पूरा का पूरा वो इतना शांत था कि कोई भी सोच सकता था कि ये वो खाली है। Far from it, it was full of capacity, but the members of the central committee were unusually quiet। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन जो मेंबर्स थे, जो सेंट्रल कमिटी के थे वहाँ, उस पूरे उनके कमिटी के जो भी पार्ट था, वो सब लोग बहुत ज़्यादा चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेजिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो हमारे प्रेजिडेंट है वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करेंगे। कोलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट दैट एज आई हैव इट। कि कॉलीग्स मतलब मेरे सारे लोग, मैं तुम्हें एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन दिस सिचुएशन। और जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मेरे सिचुएशन में चेंज आ जाए। द प्रेजिडेंट पोज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। Two spacecrafts are approaching us. One is in fact orbiting our planet। अब दो स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। एक जो स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है और दूसरा वाला भी थोड़ा दूर है। We guess that they are coming from a neighborhood planet. How should we react? Number 1, your views please। वो कह रहा है कि हमारा एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ आने वाला है और हो सकता है वो हमारा पास वाला प्लैनेट है वहाँ से आ रहे हैं और हम इस पर रिएक्शन क्या देना चाहिए। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। अब जो नंबर 1 मतलब वो लोगों से पूछ रहे हैं अपने जो उनके खास एडवाइज़र्स होते हैं कि किससे। जो उनका नंबर 1 एडवाइज़र है वो कहता है, वो डिफेंस में बोलता है, ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। सर इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय देयर स्पेस क्राफ्ट विद द मिसाइल्स। वो कह रहा है कि अगर हम चाहें तो हम इनके स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मिसाइल्स के साथ, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन ये हमें कोई अच्छा नहीं बना देगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस स्पेस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन द स्पेस। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इनको ऑपरेट कर पाए या इनका हम सामना कर पाए स्पेस के अंदर। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनफेक्टिव एनी टाइम सून। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम स्पेस में इनका मुकाबला कर पाए, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत ज़रूर है कि अगर ये लैंड करेंगे हमारी धरती पे और कोई भी अगर हमें फील हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो हम उनको इनफेक्टिव कर सकते हैं, हम उनको हरा सकते हैं। आर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन एनी लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी रिपोर्ट्स कह रही है कि उनके अंदर कोई इंसान या कुछ जिंदा चीज़ नहीं है, वो सब मशीन्स हैं। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज़। अब प्रेसिडेंट पूछता है नंबर 2 लोगों से, जो कि एक साइंटिस्ट की कमेटी थी। आई रिकमेंड नॉन इंटरफियरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। तो वो कहते हैं कि हमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंटर्स ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट एंड वी आर स्टिल इन डार्क अबाउट द इंटेंशंस। कि हमें नहीं पता ये लोग क्या है, कहाँ से आए हैं, हमें आराम से बस चुप रहना चाहिए। हमें पूरी नॉलेज नहीं है कि इनके इंटेंशंस क्या है, लोग कौन है, क्या हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को रिवील करें। अगर हम इनके स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको कुछ इनफेक्टिव करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, तो हो सकता है हम अब उन लोगों को, जो भी लोग हैं, उनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बता दें और हो सकता है फ्यूचर में हमारे लिए ख़तरनाक हो। द प्रेजिडेंट लुक्ड एट नंबर 3। और वो एक सोशल साइंटिस्ट थे, वो नॉर्मली एग्री नहीं करते थे नंबर 2 से, लेकिन इस बार उन्होंने एग्री करा और उन्होंने बोला, आई एग्री विद नंबर 2 सर। इनफैक्ट आई विल गो एज फार एज टू से वी शुड कीप अ सरफेस एक्टिविटीज़ टू मिनिमम। कि हमें अपनी सरफेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो उनको सबसे कम कर देना चाहिए। थर्स क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन आर प्लैनेट। ऐसा इंप्रेशन देना चाहिए कि जो भी चीज़ है जो आ रही है उसको लगे कि हमारे
प्लेनेट पे कोई ज़िंदगी नहीं है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू नॉट गिव दैट इम्प्रेशन। और अच्छी बात तो ये है कि जो हमारी सरफेस है, हमारी जो धरती की सरफेस है, वो इतना इम्प्रेशन भी नहीं देती। कोई भी अगर अनजान बंदा आएगा तो उसको यही लगेगा कि हमारी धरती पे, इस दुनिया पे कोई ज़िंदगी नहीं है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। और उससे पहले कि प्रेसिडेंट बोल पाते, जो उनका टेलीफोन था वो बजने लगता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। और वो अपने रिसीवर को उठाते हैं और सुनते हैं। कोलीग्स, ही अनाउंस्ड द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। कि कोलीग्स, जो हमारा फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड हो चुका है। इट वॉज ए रेड लेटर डे इन टिल्लू's लाइफ। और ये टिल्लू की ज़िंदगी का एक काफ़ी रेड लेटर डे है, मतलब थोड़ा परेशान करने वाला दिन था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर। इस दिन का इंतज़ार वो बचपन से कर रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती, रेड लेटर मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, ख़तरनाक वाला दिन था। लाइक कि वो उसको फील हो रहा था कि जिसका वो पूरे दिनों, ज़िंदगी भर, जब से वो पैदा तब से इसका इंतज़ार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम फ्रॉम हेयर एंड ही को सी दी एलियन स्पेस क्राफ्ट ऑन हिज टीवी। अब उसकी जो पापा थे टिल्लू के, वो उसको अपने कंट्रोल रूम ले गए और वहाँ पे टिल्लू देख पा रहा था कि क्या कौन सा एलियन स्पेस क्राफ्ट लैंड हुआ है। वट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, वट डज इट कंटेन। कि वो कह रहे हैं कि कितना अजीब सा दिखता है डैडी, इसके अंदर है क्या। हिज फादर अपने सिर को वो शुक करते, हिलाते हैं। कांट सी फॉर श्योर, वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार। हमें सिर्फ इतना अलाउ हो रहा है कि हम इसको दूर से देख पाएँ। But we can control all the parts and can exercise our powers if to any mischief. He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. Tillo looked at them wistfully. वो कहता है कि हमें कहा गया है कि हम से उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उसको पैनल दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं और टिल्लू उनको बड़े ध्यान से देखता है। लुक, इट इज़ अप टू समथिंग। वो कहता है कि देखो पापा, ये कुछ ना कुछ ये करने वाला है, ये जो भी स्पेस क्राफ्ट है। टिल्लो सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन दिस स्पेस क्राफ्ट। और वो देखते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में कुछ मूवमेंट्स हैं और जो बाकी लोग होते हैं कंट्रोल रूम के, वो भी इसको देखते हैं। अब सबकी आंखें स्क्रीन पे टिकी हुई थी। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट एंड इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब एक बड़ा सा मैकेनिकल, मतलब रोबोट टाइप सा हाथ निकलता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर से और वो धरती के सरफेस को टच करता है। वो बेंड करता है और तो सोइल को टच करता है। व्हाट वाज इट अप टू, वो क्या करना चाह रहा था। पीपल, सारे के सारे लोग उस स्क्रीन के सामने खड़े होकर देखने लग जाते हैं। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड। अब जो जितने भी उनके पास टेलीस्कोप के लेंस वगैरह थे, वो सब लोग उसकी जूम कर लेते हैं उसको, और वो बड़े ध्यान से उस हाथ को देख रहे हैं, वो जो भी चीज़ थी कि वो क्या कर रहा है। टिल्लो वॉज स्टेयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स। और टिल्लो वो कंट्रोल पैनल देख रहा था, उसके बटन्स को देख रहा था। एन इरिस्टिबल डिज़ायर टू गेट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स। और उसका हाथ का मन कर रहा था कि वो एकदम से सारे के सारे बटनों को दबा दे, और रेड वन वाले को भी, और वो मूव करने ही वाला था। और उसके बाद एक साउंड आती है, देयर वॉज अ शिल विसल। एक अजीब सी टाइप की आवाज़ आती है। एंड टिल्लो फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। और सब लोग टिल्लो की ओर देखने लग जाते हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन एंड टू द न्यूट्रल पोजीशन। और जो उसके पापा, वो एकदम से उसको खींच लेते हैं पीछे से, और उस जो भी रेड बटन को टिल्लो ने दबाया होता है उसको न्यूट्रल पे दोबारा कर देते हैं। लेकिन डैमेज जो था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क। और जो वो भी मैकेनिकल हैंड था, जो भी वो कुछ काम कर रहा था, उसने काम करना छोड़ दिया और वो वहीं पड़ा रह गया। एट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा एंड साइंटिस्ट वो ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। और एक फिर नासा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसपे जो साइंटिस्ट थे वो कह रहे थे, everything has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand which was to dig out the Martian soil for the examination had developed malfunction. We do not know the cause, but our technicians are confident they'll sort it out. And shortly after, there was another press release from NASA. The mechanical hand is working again, and thanks to our efforts of the technicians, soil samples are being collected and examined. Soon we will know the answers of the questions whether there is life on Mars. अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, अब वो जो टिल्लो है ना, रियलिटी में वो लोग स्टूडेंट्स मार्स की सरफेस के नीचे रहते हैं, और जो टिल्लो था उसने वो बटन दबा के कुछ ऐसा कर दिया कि वो जो स्पेसक्राफ्ट आया था उनके पास,
और वो अचानक से वो ख़राब हो गया। उनके पास पूरी ताकत थी उसको ख़राब करने की, स्पेसक्राफ्ट जो भी आया था, और टिल्लो ने वो रेड बटन दबा दिया था और जो उनका स्पेसक्राफ्ट था जो भी किसी और प्लैनेट से आया था वो ख़राब हो गया। और उसके बाद ध्यान धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नासा ने कि हमारा जो मैकेनिकल हैंड है, जो हमारा वाइकिंग स्पेस मिशन गया वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सी हो गई है, इसको हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा जो नासा है धरती का, वो एक प्रेस रिलीज़ करता है कि सॉइल सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं, हमने एग्जामिन कर लिया, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि मार्स में ज़िंदगी है या नहीं है। Life on Mars. Of all planets in our solar system, Mars is the nearest in location and the physical conditions to our Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful finding life on Mars, but they were in for disappointment. लेकिन वो सब लोगों को लग रहा था कि मार्स के अंदर ज़िंदगी होएगी, क्योंकि मार्स धरती के पास सबसे पास प्लैनेट जो है वो मार्स है, और जो मार्स हमारा प्लैनेट है उसकी जो कंडीशंस है वो एकदम धरती की तरह। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने वाइकिंग मिशन को लॉन्च करा था वो लोग होपफुल थे, उनको लगा था कि हमें मार्स पे ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली, उनको निराशा मिली, क्योंकि जो वाइकिंग मिशन आया उसने पाया कि मार्स की लाइफ में कोई ज़िंदगी नहीं है। और इस पूरी चैप्टर को लिखा है जयंत नारिकल ने। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का ट्विस्ट ये है कि रियलिटी में जो हम स्टार्टिंग से स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं ना, ये टिल्लो वगैरह वगैरह की, रियलिटी में ये लोग स्टूडेंट्स मार्स के अंदर रह रहे हैं। ओके, ये दो प्लैनेट्स हमारे धरती और ये मार्स, राइट। अब ये सारे लोग मार्स के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। अब धरती से 2 रॉकेट्स आ रहे थे यहाँ पे, और ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग क्या हैं, और ये हॉस्टाइल उनको दिखाएंगे ही नहीं, और ये चुपचाप रह रहे हैं। तो ऑथर ने ये ट्विस्ट दिया है। हम स्टार्टिंग में लगता है कि हम लोग धरती के अंदर हैं और धरती के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि रियलिटी में लोग मार्स के अंदर रह रहे हैं, और धरती से कुछ आते हैं ये 2 रॉकेट्स, ये वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, जिनको वो जो टिल्लो नाम का बच्चा होता है वो गलती से उनमें से एक को वो कर देता है, इनफेक्टिव कर देता है। और फिर बाद में जब फिर नासा जो धरती पे लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उस मिशन को इनफेक्टिव हो गया, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। और क्योंकि ये लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं, इस कारण से जो मार्स की हमारी ज़मीन है जो, वो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सब लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। सो एक ट्विस्ट है इस स्टोरी के अंदर। रियलिटी में हम मार्स में जो लोग रहते हैं ज़मीन के अंदर, हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, और वो जो स्पेसशिप लैंड होती है वो रियलिटी में धरती से आई होती है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मुझे सेक्शन में बता सकते हैं।